हाय गाइस, दिस इज़ अमीशा राव। शुरू करते हैं आईआईटी जैम का सिलेबस। तो ये हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है। इससे पहले वाली वीडियो हमने कल ही अपलोड करी थी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना कोर्स। तो कोर्स को शुरू करने से पहले हमें सिलेबस रिव्यू करना है कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस हम देखते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस, लिमिट थ्योरम, एस्टिमेटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये जो वाला पार्ट है ये तो अपना इन्फ्रेंस का पार्ट है। हम इन सबको धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे, कवर करेंगे। अभी हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि अपना फर्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में जैसे हमने कल पढ़ा था, यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैम्पल स्पेस हम कल पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। और उसके अलावा बचा हुए जितने टॉपिक हैं वो कुछ टॉपिक हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के लिए शुरू करते हैं अपना सिलेबस। यहाँ हम पढ़ेंगे फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग कि फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग है क्या। तो लेट सपोज ये कि हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा घर है। हम घर से, हाउस से कॉलेज कम्यूट कर रहे हैं। तो कॉलेज तक कम्यूट करने के लिए लेट सपोज हमारे पास दो वेज हैं। वी हैव बस एज वेल एज मेट्रो। वापसी के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं, बस और मेट्रो। तो यहाँ पर हम बनाते हैं कि कितने केसेस में हम आ सकते हैं, डिफरेंट तरीके कि हम क्या बस ले सकते हैं, मेट्रो ले सकते हैं आने के लिए, जाने के लिए मेट्रो ले सकते हैं, आने के लिए बस ले सकते हैं। सो लेट सपोज कि हमने जाने के लिए बस लिया और आते वक्त भी बस लिया। बस मेट्रो, मेट्रो बस एंड देयर आफ्टर मेट्रो। तो हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट केसेस मिल रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 वेज हैं जाने के और 2 वेज हैं आने के। सो वी गेट हियर 2 into 2। ये वही डैशेज है जो हमने पिछली वीडियो में बताए थे। तो फर्स्ट डैश के लिए हम बस से और मेट्रो से दोनों तरीक़ों से कम्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों अप्रोचेस पॉसिबल है। सेकंड में भी हम दोनों अप्रोचेस पॉसिबल है। सो वी गेट हियर 4 डिफरेंट केसेस। तो चलिए एक फॉर्मल डेफिनेशन से समझते हैं कि फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग है क्या। तो लेट सपोज हमारे पास 2 ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन 1 एंड ऑपरेशन 2, यानी कि हमारे पास 2 काम हैं। और फर्स्ट ऑपरेशन को करने के लिए हमारे पास P वेज हैं, P तरीके हैं। और सेकेंड ऑपरेशन को करने के लिए हमारे पास Q वेज हैं। अगर हमें दोनों ऑपरेशंस 1 और 2 परफॉर्म करने हैं तो कितने वेज हमें लगेंगे वो होगा, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट इज P into Q वेज। इतने तरीके से ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बार दोबारा से सिलेबस पे जाते हैं। तो सिलेबस में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमें एक्सियोमेटिक एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी कि सिलेबस में सिर्फ 2 डेफिनेशन मेंशन है, वो है एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और दूसरी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और हम आपको 3 डेफिनेशन बताएंगे। एक तो होगी हमारी क्लासिकल डेफिनेशन, दूसरी हमारी होगी जो यहाँ पे मेंशन है एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, और लास्ट होगी हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। तो हम ये तीनों डेफिनेशन 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से। सो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है क्या और इसको और किन नामों से हम बोलते हैं। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन को हम मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या फिर हम इसे अप्रायरी
डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। अ प्रायरी का मीनिंग है फॉर्मर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलो इसको डिफाइन करते हैं। सो लेट्स कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिडर करते हैं जिसके जितने आउटकम्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और साथ में इक्वली लाइकली हैं। दो कंडीशंस हमने बोले हैं कि हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिडर करा है जिसके जो आउटकम्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और दूसरी कंडीशन है कि दे आर इक्वली लाइकली। सो टू कंडीशंस आर outcomes are mutually exclusive and equally likely। तो ये कंडीशन है। एंड लेट्स सपोज दैट देयर आर n mutually exclusive and equally likely cases। These are the exhaustive number of cases। exhaustive number of cases कितने हैं? exhaustive number of outcomes बोल सकते हैं, number of outcomes। These are the exhaustive number of outcomes। उनमें से जो m outcomes हैं वो किसी एक इवेंट E को फेवर करते हैं। So m is the number of favorable number of outcomes। तो m क्या है? favorable number of outcomes for event E। for event E। यहाँ पर E जो है वो इवेंट है। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर उसी इवेंट की पूछी जाएगी विच इज टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस हमारा डिनोमिनेटर में आएगा एंड वी गेट इन न्यूमरेटर number of favorable cases। We can write probability of E is favorable number of outcomes by total number of exhaustive cases। total number of exhaustive cases, exhaustive number of outcomes। तो यहाँ पर हम डिनोट कर चुके हैं कि फेवरेबल आउटकम m है और टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो n है। तो ये हमारी डेफिनेशन है जिसे हम मैथमेटिकल या फिर क्लासिकल या फिर अ प्रायरी डेफिनेशन बोलते हैं। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E है वो ग्रेटर देन 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज ग्रेटर देन 0, मतलब कोई भी इवेंट होगा उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे या तो वो इक्वल होगा 0 के या फिर ग्रेटर होगा। तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं एज m इज पॉजिटिव नंबर और n भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए PE इज ऑल्सो पॉजिटिव। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है PE इज एट मैक्स इक्वल्स टू 1। PE का जो अपर बाउंड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा। जैसे कि when m इक्वल्स टू n, फेवरेबल केसेस सारे एग्जॉस्टिव केसेस की इक्वल आ जाएगा, तो जो PE होगा वो इक्वल हो जाएगा 1 के। अदरवाइज whenever m is less than n then PE is definitely less than 1। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी क्लासिकल डेफिनेशन ख़त्म होती है। आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को। सो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी को हम एम्पेरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। एम्पेरिकल या फिर हम इसे स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमने जो लास्ट वाला क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं करा, हम तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल और लॉजिकल वे से हम उसमें काम कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं इसमें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और उसमें हम उन आउटकम्स को नोट करेंगे जिसमें इवेंट हैपन हुआ है। सो लेट सपोज हमने
n टाइम्स ऑफ ट्रायल परफॉर्म करा है, जिसमें से m नंबर ऑफ इवेंट्स में वो इवेंट हैपन हुआ है, m नंबर ऑफ इवेंट्स में। तो हम उस प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। लेट सपोज वी हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल, हमारे जो ट्रायल है वो बहुत ज़्यादा बार हमने परफॉर्म करा है। सो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी m/n। इस डेफिनेशन को बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि जो n जो है वो बहुत ही लार्ज नंबर है, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी। साथ में एक यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जब हम इसको बार बार ट्रायल्स को परफॉर्म करेंगे तो एक कंडीशन चल रही है कि जो ट्रायल्स है वो होमोजीनियस कंडीशन में परफॉर्म होनी चाहिए, मतलब जो उसका कंडीशंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ द एग्जेप्शन हियर कि होमोजीनियस कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन शुड नॉट चेंज ट्रायल आफ्टर ट्रायल। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं और वो है, चलिए अब पढ़ते हैं सिग्मा फील्ड के बारे में। सो सिग्मा फील्ड होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज सिग्मा फील्ड? सो इट इज़ अ सेट ऑफ इवेंट्स, जो इवेंट्स होते हैं उसका सेट होता है सिग्मा फील्ड। पर इसमें कुछ स्पेशलिटी होती है। क्या स्पेशलिटी होती है? लेट सपोज बी इज अ सिग्मा फील्ड, सिग्मा फील्ड। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है कि जो नल सेट होता है फाई इज व्हाट? नल सेट। फाई इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट, फाई जो होगा इस एलिमेंट होगा इस सेट का। दूसरी बात, जो सैम्पल स्पेस है जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं वो भी इस सेट का पार्ट होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये है, लेट सपोज एक इवेंट है ए, वो पार्ट है इस सेट का, देन इसका कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं A1 और A2 और दोनों ही इस सेट के पार्ट हैं, देन उनका यूनियन भी इसमें सिग्मा फील्ड में अवेलेबल होगा। वी मस्ट हैव A1 यूनियन A2 प्रेजेंट इन सिग्मा फील्ड। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई है। तो इसको क्लियरली समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम आपको एक सिंपल एग्जाम्पल कंसिडर करके दिखाते हैं। लेट सपोज हमने एक कॉइन थ्रो करा है और हमें उसका सिग्मा फील्ड निकालना है। तो हमें पता है कि इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले फाई इज अ एलिमेंट ऑफ द सिग्मा फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट होल सैंपल स्पेस, ओमेगा इज होल सैंपल स्पेस और यहाँ पर होल सैंपल स्पेस क्या है? हेड और टेल। दिस इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ दिस। नेक्स्ट हेड इज द एलिमेंट ऑफ दिस। अगर हेड इसका एलिमेंट है तो इसका हेड का एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? टेल इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ दिस सिग्मा फील्ड। सो यहाँ पर हमें सिग्मा फील्ड मिल गया है एंड विच कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। यहाँ पर हमें एक जनरल फॉर्मूला है कि हमें निकालना हो कि कितने एलिमेंट्स होते हैं सिग्मा फील्ड में। सो वी कैन फाइंड आउट बाय 2 to power n, where n is number of faces बोलो, n is a number of faces। अगर हमारे यहाँ पे 2 फेस है हेड एंड टेल तो यहाँ पर 2 to power 2 होगा इक्वल 2 to power 2। सो वी हैव 4 एलिमेंट्स at max present in sigma field।
सबसे ज़्यादा अगर एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो यहाँ इस केस के लिए, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए 4 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। सपोज हम एक दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, वी हैव अ डाई। इफ वी हैव अ डाई देन वी डेफिनेटली हैव 6 नंबर ऑफ फेसेस। सो उस केसेस में हमारे पास 2 टू पावर 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सिग्मा फील्ड में, सिग्मा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये सिग्मा फील्ड है या नहीं। सो द क्वेश्चन इज, ये हमें एक सेट ऑफ एलिमेंट्स दे रखा है और हमसे पूछा है क्या ये सिग्मा फील्ड है या नहीं। तो हमें सबसे पहले चेक करना है फर्स्ट थिंग कि इसमें फाई है या नहीं। तो यहाँ पर हमें फाई नज़र नहीं आ रहा है, सो डेफिनेटली हम इससे आगे कुछ देखेंगे ही नहीं। दिस इज़ नॉट अ सिग्मा फील्ड, ये सिग्मा फील्ड तो नहीं है। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो सैम्पल स्पेस है वो A और B का है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। नल स्पेस भी प्रेजेंट है यहाँ पर फाई। अगर A प्रेजेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट B भी यहाँ पर प्रेजेंट है। सो डेफिनेटली दिस इज अ सिग्मा फील्ड, ये एक सिग्मा फील्ड है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, सो इसको हम धीरे धीरे चेक करेंगे कि ये सिग्मा फील्ड है या नहीं। तो सबसे पहले हम 1 को देखते हैं। इससे भी पहले हम चेक करेंगे क्या फाई प्रेजेंट है। हाँ, फाई प्रेजेंट है। यस फाई इज प्रेजेंट हियर, यहाँ पर फाई प्रेजेंट है। दूसरी बात, क्या पूरा सैंपल स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 2 और 3 है। तो हाँ, यहाँ पर पूरा सैंपल स्पेस प्रेजेंट है और वो है 1, 2, 3। ये हमारा बन रहा है ओमेगा। सो ओमेगा इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है यहाँ पर। सो लेट सपोज दिस इज 1, क्या इसका कॉम्प्लीमेंट है अवेलेबल। यस, 2, 3 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। ठीक है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 2, 3, और जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, एक ये हो गया। क्या 2, 3 का कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है। यस, 2, 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 1। सो येस, इट इज अवेलेबल हियर। सो यहाँ पर सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है। देयरफॉर दिस सेट, ये जो ऊपर सेट है इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ सिग्मा फील्ड। क्या है ये, एक सिग्मा फील्ड है क्योंकि ये सारी कंडीशंस को जस्टिफाई कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं सिग्मा फील्ड। क्या कंसिडर करते हैं, सिग्मा फील्ड। बी इज अ सिग्मा फील्ड। तो जितने भी इवेंट यहाँ पर लेंगे हम वो किसके एलिमेंट होंगे, सिग्मा फील्ड के। सो लेट्स टेक एलिमेंट ई। ई एक एलिमेंट है जो कि किसका पार्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ द सिग्मा फील्ड, जो कि पार्ट है सिग्मा फील्ड का। तो हम डिफाइन करते हैं एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को। सो सबसे फर्स्ट कंडीशन है, एक इवेंट है ई जो कि एलिमेंट है बी का, देन ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड बात है, हमें पता है कि ओमेगा इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सिग्मा फील्ड। ओमेगा भी सिग्मा फील्ड में प्रेजेंट होता है। सो ओमेगा इज अ टोटल सैंपल स्पेस, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं सैंपल स्पेस के। तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा इज 1। अगर हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं, लेट सपोज E1, E2, E3, En, ये सारे के सारे किसके एलिमेंट हैं, सिग्मा फील्ड के। और ऑल्सो they are mutually exclusive, also they are mutually exclusive।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं वो। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज I goes to 1 to n is equal to summation of probability of ei where I goes to 1 to n। अच्छा, यहाँ पर n अभी हमने फाइनाइट लिखा है, ये इनफाइनाइट के लिए भी सेम यही कंडीशन अवेलेबल है, सिर्फ हमें n की जगह इन्फिनिटी का साइन लिख देना है। सो ये हमारी डेफिनेशन हो गई एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टॉपिक आया है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, तो ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। सो हम देख लेते हैं इसको एक बार सिलेबस में। यहाँ आपको दिख रहा है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, तो हम इनको डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स को। चलिए बढ़ते हैं आगे और अलजेब्रा सीखते हैं इवेंट्स की। तो हम नॉर्मली जो अलजेब्रा सीखते हैं उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीखते हैं, और यहाँ पर जो हम अलजेब्रा सीखेंगे इवेंट्स के अंदर हमें उन्हें यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सीखेंगे। तो ये होती है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में ऑपरेशंस हमारे। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट ऑपरेशन से, और वो है यूनियन। हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए और बी, हम उनका यूनियन कर देंगे, ए यूनियन बी। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है एन इवेंट विच रिप्रेजेंट्स हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट वन इवेंट। इनमें से कम एक इवेंट हैपन होगा, या तो ए इवेंट हैपन हो सकता है, या बी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि दोनों इवेंट हैपन हो जाए। सो ए यूनियन बी इज हैपनिंग एट लीस्ट हैपनिंग ऑफ वन इवेंट। इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं आइदर ए, या तो ए हैपन हो जाए, या फिर और बी, या फिर बी हैपन हो जाए, और बोथ अकर्स, और बोथ ए एंड बी अकर्स। तो ये हमारी ए यूनियन बी की डेफिनेशन है। अच्छा, इससे पहले हम आपको वेन डायग्राम से भी सिखा देते हैं कि वेन डायग्राम में से हम कैसे समझेंगे, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो ये वेन डायग्राम बना रहे हैं हम। वेन डायग्राम में हम ऐसे दो सर्कल से इन दो इवेंट्स को डिनोट कर देंगे। दिस इज इवेंट ए एंड दिस इज बी। जो ए वाला सर्कल है उसमें ए इवेंट डिनोट हो रहा है और बी वाले में बी, और जो बीच में जो हम पार्ट देख रहे हैं उस पार्ट में दोनों इवेंट हैपन हो रहे हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी अगर है तो इसका मतलब ये सारा शेडेड रीजन, ए यूनियन बी में पूरा शेडेड रीजन आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं ए इंटरसेक्शन बी के बारे में। ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है एन इवेंट विच रिप्रेजेंट ए एंड बी सिमल्टेनियसली, जहाँ पर ए भी हैपन हो जाए एंड बी भी हैपन हो जाए। बी हैपन सिमल्टेनियसली का मतलब एक ही ट्रायल में दोनों इवेंट हैपन हो जाएं, उन्हें बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और ये है अपना इंटरसेक्शन का साइन। सो वेन डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं एक बार। लेट सपोज दीज आर ए एंड बी, ए और बी। यहाँ पर हमें सिर्फ वो पार्ट लेना है जिसमें ए भी हैपन हुआ है और बी भी हैपन हुआ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ वो पार्ट है ये, जहाँ पे ए भी हैपन हो रहा है और बी भी, यानी वो पार्ट जिसमें दोनों रीजन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ दिस पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट है क्या। What is A complement? So A complement is A does not happen. A happen नहीं होना चाहिए, वो है A complement। क्या है कि A does not happen. A happen नहीं होना चाहिए। Venn diagram की मदद से सीखते हैं। Let's suppose
दिस इज द इवेंट ए। तो ये जो अंदर ए के एरिया है उसमें तो ए हैपन हो रहा है और हमें बोलना है कि ए हैपन नहीं होना चाहिए। सो द शेडेड रीजन दिस आउटसाइड ए इज ए कॉम्प्लीमेंट। हमें समझ आ रहा है जो ए के आउटसाइड जितना रीजन है वो ए कॉम्प्लीमेंट ही है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट को। ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ना ही ए हैपन होगा और ना ही बी हैपन होगा। नाइदर ए नोर बी हैपन, ना ही ए हैपन होगा और ना ही बी हैपन होगा। सो इसको समझाने के लिए भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं। सो ना ही ए हैपन हो, ना ही ए हैपन हो, तो ये तो ए कॉम्प्लीमेंट बना रही हूँ मैं, और ना ही बी हैपन हो, ना ही बी हैपन हो, ये मैं बी कॉम्प्लीमेंट बना रही हूँ। तो आपको कोई एक रीजन ऐसी नज़र आ रही होगी जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, और वो वाला एरिया है ये वाला। यहाँ पर दोनों के शेडेड रीजन्स आ रहे हैं, तो यही जो शेडेड रीजन है आउटसाइड दीज, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी। इसका मतलब है यहाँ पर ए नहीं होगा बट बी हैपन होगा। ए डज नॉट हैपन बट बी हैपन्स, बी हैपन होगा। ठीक है, वेन डायग्राम से समझते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी। ए डज नॉट हैपन, ए हैपन नहीं होना चाहिए और बी हैपन होगा, और उनका इंटरसेक्शन। सो ए हैपन नहीं होगा, दिस इज ए हैपन नहीं होगा, एंड बी हैपन होना चाहिए। बी हैपन होना चाहिए विच इज दिस पार्ट, राइट। तो इनका इंटरसेक्शन का पार्ट कौन सा नज़र आ रहा है हमें? वो हमें नज़र आ रहा है सिर्फ ये वाला पार्ट। सो दिस इज द रीजन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमारे पिछले ऊपर वाले डायग्राम में वो रीजन थी ये। चलिए अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कि ये क्या बताता है? ये बोलता है कि या तो ए हैपन हो या फिर बी हैपन हो। इसका मतलब ए और बी में से खाली एक ही इवेंट हैपन हो। एग्जैक्टली वन इवेंट हैपन। लेट सपोज हमारे पास A1, A2, AN इवेंट्स हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि हम ये निकालना चाहते हैं सिमल्टेनियस ऑकरेंस के बारे में, कि सारे के सारे इवेंट सिमल्टेनियसली अकर हो गए हैं। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन AN। दिस शोज सिमल्टेनियस अकरेंस ऑफ, किन की सिमल्टेनियस ऑकरेंस? सिमल्टेनियस ऑकरेंस का मतलब है एक बार में सारे इवेंट हैपन होना, उसे बोलते हैं सिमल्टेनियस ऑकरेंस। लेट सपोज कि हम ये बोलना चाहते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज इवेंट हैपन, ये जितने इवेंट हैं उनमें से कम एक इवेंट हैपन हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे A1 यूनियन A2 यूनियन AN। सो दिस इज द एटलीस्ट वन इवेंट आउट ऑफ दीज n इवेंट। चलिए अब पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी स्पेस होता क्या है। सो हम यहाँ पर लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी स्पेस एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। पहला होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा पूरा सैम्पल स्पेस, जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। और लास्ट होगा हमारा सिग्मा फील्ड
जिस पे पूरा प्रोबेबिलिटी बेस है, इसे हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी स्पेस। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये चीज़ पढ़ने जाते हैं कि अगर हमें पता है कि कोई इवेंट नल इवेंट है, तो यहाँ पर उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमेशा इक्वल होगी ज़ीरो के। चलिए दूसरी थ्योरम पढ़ते हैं। दूसरी थ्योरम ये बोलती है कि अगर हम किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो इक्वल होगी 1 माइनस पी ई के। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, पी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। हम इसको वेन डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक इवेंट है ई और उसका हम कॉम्प्लीमेंट भी कंसिडर कर लें। कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये सारा पार्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और इवेंट ई कौन सा है? ये पार्ट जो है वो ई है। तो हमें पता चल रहा है पूरा सैंपल स्पेस कंसिडर हो गया है, और जब पूरा सैंपल स्पेस आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ 2 बाय द वेन डायग्राम। अगर ए जो है बी का पार्ट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is less than equal to probability of B. So एडिशन थ्योरम करने से के लिए हम दो इवेंट कंसिडर करेंगे, A and B. So probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. इसको समझने के लिए let's consider two events A and B. A and B. ये दो इवेंट्स हैं A और B, और हमें इसका यूनियन लेना है। यूनियन हमें पता है कि वो पूरा पार्ट लेना है, A भी होना चाहिए और B भी होना चाहिए। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A को ऐड कर रहे हैं तो उसमें हमें पता है कि ये पूरा पार्ट ऐड हो रहा है, दिस पार्ट गेट्स एडेड। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B को ऐड कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये पूरा पार्ट ऐड हो रहा है। तो हमें नजर आ रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी, ये A इंटरसेक्शन B वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज A इंटरसेक्शन B, ये दो बार काउंट हो रहा है, एक बार A में भी और एक बार B में भी। हमें इसे काउंट करना है, पर वो भी सिर्फ एक बार, इसलिए हम उसको एक जो होगा हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस इज द एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स। चलिए एडिशन थ्योरम लिखते हैं फॉर 3 इवेंट्स। लेट सपोज हमारे पास 3 इवेंट है A B C, और हमें उनका एडिशन थ्योरम लिखना है, A यूनियन B यूनियन C। सो विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C। इसको भी आप वेन डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं और बना सकते हैं, और ये भी बिल्कुल सही प्रूफ आपको देगा। इसके बाद हम n इवेंट्स वाले केसेस का यूनियन करते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन AN, तो सिंपली इट इज समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, जहाँ पे I जो है वो 1 to N जा रहा है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ AI AJ plus probability of AI intersection AJ intersection AK and so on। सो इस हम लास्ट वाले टर्म को लिख सकते हैं
probability of A1 intersection A2 intersection AN. So this is a addition theorem for n events. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम यहाँ पर बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस की, जहाँ पर हमें पता है जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. तो हमें पता है कि उनमें इंटरसेक्शन कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. इफ A and B are mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब वो दोनों इवेंट एक साथ कभी भी हैपन नहीं हो सकते. तो A इंटरसेक्शन B हमेशा क्या होगा, नल सेट. और वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ phi इज 0. तो यहाँ पर इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो 0 आ जाएगा. सो बाय द एडिशन थ्योरम वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. यहाँ पर ये जो हमारा है वो 0 है. सो वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो ये तो केस था जिसमें हमने 2 इवेंट्स कंसिडर करे हैं. चलिए इसी केस में जहाँ पे हम 3 इवेंट्स कंसिडर कर लेते हैं A B C और तीनों को हम बोलते हैं कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो तब क्या होगा, लेट्स सपोज A B C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी A union B union C simply becomes probability of A plus probability of B plus probability of C. और जब हमारे पास n इवेंट्स होंगे और वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, then this also becomes summation of probability of AI where I goes to 1 to n. चलिए हमने पूरा एडिशन थ्योरम कवर कर लिया है. अब इससे आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर हम पढ़ते हैं बूल्स इनइक्वालिटी के बारे में. सो बूल्स इनइक्वालिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AI इज समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ AI. ये हमारा फर्स्ट बूल्स इनइक्वालिटी है. सेकेंड हमें लोअर बाउंड देती है. Probability of union of AI is greater than summation of probability of AI minus n minus 1. So this is Boole's inequality. आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में बात करते हैं. सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हम इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे. लेट सपोज P A इंटरसेक्शन B की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही ट्रायल में 2 इवेंट सिमल्टेनियसली हैपन होने चाहिए. उस केस के बारे में बात कर रहे हैं. लेट सपोज कि प्रोबेबिलिटी इवेंट A हैपन हो गया है और बाद में उसके बाद इवेंट B हैपन हुआ है. सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, विच इज पहले इवेंट B हैपन हो गया है और बाद में इवेंट A हैपन हुआ है. चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 3 इवेंट्स को हमें से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम निकालनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C विच इज सबसे पहले इवेंट A हैपन हुआ है, लेट सपोज, देन इवेंट B हैपन हुआ है एंड एट लास्ट इवेंट C हैपन हुआ है. So this is multiplication theorem. आइए इस थ्योरम को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और n इवेंट्स के लिए इसे डिफाइन करते हैं. So we have probability of A1 intersection A2 intersection AN, which is probability of A1, then probability of A2 given A1, thereafter probability of
A3 given A2 intersection A1, then probability of A4 given A1 intersection A2 intersection A3, and so on probability of an minus 1 given A1 intersection A2 intersection an minus 1, and here it is an. So this is multiplication theorem of probability. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो लिखा था उसमें आपने नोटिस करा था कि हमने ये लिखा है। तो यहाँ पर जो हम गिवन बोल रहे थे ना वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि हमारा इवेंट यहाँ पर इस केस में आप देखिए जो B गिवन A है इसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि A जो इवेंट है वो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, उसके बाद भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A. So this is the conditional probability of B given A. यहीं पर अगर हमें conditional probability of A given B निकालना होता, so that is also probability of A intersection B by probability of B. यहाँ पर ये A आएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। जब भी किसी इवेंट को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसी ट्रायल में कोई और इवेंट हैपन हो रहा है या नहीं हो रहा, उन इवेंट्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जैसे कि अभी हमने कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी थी, यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी A गिवन B अगर हमें दिया है वो इक्वल हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ A के, यानी ये जो इवेंट है उसको B से कुछ असर नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो दोनों इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो यहाँ पर हम जब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लिखेंगे, सो दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम लिख देते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी A गिवन B इज ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, क्योंकि जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो हमें ये समझ आ रहा है कि अगर हम कभी भी इंटरसेक्शन निकालेंगे इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, वो दैट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ बोथ इवेंट्स। और यहाँ पर एक से भी ज़्यादा, दो से भी ज़्यादा इवेंट्स होंगे तो हम उन तीनों इवेंट्स को प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे कि अगर 3 इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, दैट इट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। दिस इज द प्रोडक्ट विच गिव probability of simultaneous occurrence of A intersection B intersection C। यहाँ पर हम अगर हमारे पास n इवेंट्स हैं, so A1 intersection A2 intersection and so on AN is equals to product of that is PA1 into PA2 and so on PAN। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंस को। तो ये दो टाइप की इंडिपेंडेंस होती है, एक होती है पेयर वाइज और एक होती है म्यूचुअली। पेयर वाइज का मतलब है कि सारे इंडिपेंडेंट नहीं है, सबको अगर हम पेयर में कंसिडर करेंगे तो इंडिपेंडेंट है। जैसे कि अगर हम AI इंटरसेक्शन AJ करेंगे, सो ये जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, तो इसको हम बोल देंगे INJR पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली इंडिपेंडेंस का मतलब इसी तरीके से हम इसी वाले में पेयर वाइज इंडिपेंडेंस वाले केस में हम किसी भी दो इवेंट्स को ले लें और वो सारे इवेंट्स पेयर वाइज इंडिपेंडेंस दिखाएं, तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है।
म्यूचुअली इंडिपेंडेंस वाले केस में हम दो से ज़्यादा इवेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर A1, A2, A3 जितने भी आपको लेने हैं वो सब लो और वो कंडीशन आए कि ये दे आर इंडिपेंडेंट। तो इस केस में हम बोलेंगे दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर पेयर वाइज में हम सिर्फ दो एलिमेंट को कंसिडर कर सकते हैं, दो इवेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअली इंडिपेंडेंस में हम दो से ज़्यादा कितने भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं, वो सारे इंडिपेंडेंट आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड ओवर द सैम्पल स्पेस। यहाँ पे देखिए बात है लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड। तो जब भी लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड निकालना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 to the power n। व्हेन अ सिंगल डाइस इज रोल्ड वंस, एक ही डाई है जिसको रोल करा है एक बार। तो हमें पता है डाई के अंदर कितने एग्जॉस्टिव केसेस है, 1 2 3 4 5 6 ये फेसेस अपीयर होते हैं। तो यहाँ पर 6 एग्जॉस्टिव केसेस हैं। तो हमारा आंसर आएगा 2 to the power 6 विच इज इक्वल्स टू 64। सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, जिसका मतलब उसके अंदर 52 संडेज होंगे। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास सिर्फ 1 डे लेफ्ट है, एक दिन बचा है। तो वो जो एक दिन है वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 7 केसेस हैं उनमें से संडे जो है वो एक ही है। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस इज 1 ओनली एंड टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस आर 7. So the option correct is 1/7. Next is, we know that a leap year has 366 days. Find the probability of a leap year having 53 Sundays. तो यहाँ पर हमें पता है जो लीप ईयर है उसके पास 2 डेज एक्स्ट्रा हैं 52 संडेज के अलावा। तो उन 2 डेज में हम क्या क्या बना सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो यहाँ पर हम गिन सकते हैं कि कितने हमारे केसेस हैं, एग्जॉस्टिव केसेस 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस यहाँ पर हमारे बन रहे हैं, जिनमें से जो संडे है वो तो फर्स्ट और लास्ट केस में आ रहा है। सो वी हैव 2 फेवरेबल केसेस आउट ऑफ 7। सो द प्रोबेबिलिटी इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 2/7। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 out of n people having the same birthday is। यहाँ पर 2 लोगों को have same birthday, कम से कम 2 लोग हैं जिनका सेम बर्थडे होना चाहिए आउट ऑफ n पीपल। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पर किसी भी n पीपल में से किसी भी 2 लोगों का भी बर्थडे एक दिन नहीं आता है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी नो टू नन हैव सेम बर्थडे। तो यहाँ पे एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस निकालेंगे। एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस हमें पता है कि हमारे पास n पीपल हैं, तो हम यहाँ पे n डैश बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले n जो पीपल हैं उनमें से हर के पास चॉइस है कि वो 365 डेज में कभी भी आ सकता है, कभी भी बॉर्न हो सकता है। सो यहाँ पर 365 यानी कि हमारे एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस है 365 पावर n। और अब बात करते हैं फेवरेबल इवेंट की, यानी कि नन हैव सेम बर्थडे, किसी का भी सेम बर्थडे नहीं होगा। उसके लिए फेवरेबल केसेस बनाने के लिए हम यहाँ पर n डैश दोबारा लगाते हैं n पीपल के लिए।
तो जो सबसे पहला है उसके पास 365 चॉइस है, नेक्स्ट जो है उसके पास 364 है क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं आएगा। अगले वाले के पास 363 चॉइस है, लास्ट वाले के पास 365 माइनस n-1 चॉइसेस है। सो हम इस प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं, इट इज़ 1 माइनस 365 बाय 365, 364 बाय 365, 363 बाय 365 एंड 365 माइनस n-1 बाय 365। तो ये बन के आ रहा है 1, 364 बाय 365, 363 बाय 365 and 365 minus n-1 by 365, which is 1 minus 1 by 365, 1 minus 2 by 365 and 1 minus n-1 by 365, जिसको हम लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट r goes to 1 to n-1 and it is 1 minus r by 365. So आंसर देखते हैं। So this is the B option जो हमारे से मैच हो रहा है। This is the required probability. So thank you so much यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। इससे आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के लिए। सो बाय बाय, थैंक यू।